हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। जैसा कि पता है कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा था, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि सिलेबस में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है जेपीएससी एई में मेंस के सिलेबस में, लेकिन इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखेंगे हम लोग इसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। तो समझते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। मान लीजिए ये बीम है, कैंटिलीवर बीम है। ये शुरू में इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था और इस पे कुछ लोडिंग हुआ, लोडिंग लगा तो क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हुआ। ये डिफ्लेक्ट होके इसका जो शेप हुआ, ये डिफॉर्मेशन हुआ, जो शेप हुआ ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो जो भी डिफ्लेक्टेड शेप होता है, इस शेप का अगर लोडिंग लगाते हैं तो कैसे डिफ्लेक्शन होगा। ये नहीं है कि ऐसे डिफ्लेक्शन हो जाएगा या फिर ऊपर में होगा, इसी तरह से होगा। ये बीम इस तरह से है तो ये नीचे में आएगा, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस तरह से हो रहा है। तो इसी डिफ्लेक्टेड शेप को हम लोग बोलते हैं, इस शेप को इलास्टिक कर्व बोलते हैं। इलास्टिक कर्व कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हम अप्लीकेशन ऑफ लोड, आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ लोड इट डिफ्लेक्ट एंड रिमूव, आफ्टर रिमूविंग दैट लोड इट गोज टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक बोलते हैं। तो डिफ्लेक्टेड शेप को ही बोलते हैं इलास्टिक कर्व। तो यहाँ से इस इनिशियल पोजीशन से, तो ये इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन तक आया तो क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ और इसमें स्लोप हुआ। अभी हम लोग देखेंगे आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे एक बात ये समझ लें कि अगर कोई भी बीम में अगर लोडिंग नहीं हो तो उसमें कैसा डिफ्लेक्शन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वो अपने सेल्फ वेट के कारण ये जो बीम है, मान लीजिए इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ तो ये स्ट्रेट लाइन होगा अगर कोई भी लोडिंग नहीं होगा तो, ठीक है। अगर प्योर बेंडिंग होता है तो क्या होगा, जो शेप ऑफ इलास्टिक कर्व होगा वो आर्क ऑफ द सर्किल होगा, सर्किल का आर्क होगा। अगर उस बीम में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों चीज लग रहा है, बोथ आर एक्टिंग, देन उस बीम में इलास्टिक कर्व होगा, जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो पैराबोला होगा। ये याद रखना है आपको। डिफ्लेक्शन, अब आते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। अब बीम मेंबर वेन सब्जेक्टेड टू लोड, बीम के ऊपर में जब भी आप लोड लगाइएगा वो ट्रांसवर्स लोड ही होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बीम सेटअप रहता है और उस पर जब लोड अप्लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है उस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के, मतलब दैट इज द ट्रांसवर्स लोड। तो when a beam member when subjected to transverse load there will be some vertical deflection which is called deflection, यानी एक्सिस ऑफ बीम मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो उसी को क्या बोलेंगे, वर्टिकल जो डिफॉर्मेशन होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर ट्रांसवर्स लोग अप्लाई करते हैं तो उस पर, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन समझ में आ गया। यहाँ पे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू इट्स फाइनल पोजिशन ऑन इलास्टिक कर्व दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन ओवर एनी रिजिड सपोर्ट, द डिफ्लेक्शन इज जीरो। जहाँ पे भी रिजिड सपोर्ट होगा, जैसे हम लोग फिक्स सपोर्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसके थोड़ा सा पॉइंट से आगे जाकर डिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे इसे लिखा हुआ है ओवर एनी रिजिड सपोर्ट द डिफ्लेक्शन इज जीरो। अब आते हैं स्लोप। द एंगल मेड बाय द टेंजेंट ड्रॉन टू इलास्टिक कर्व विथ इनिशियल पोजीशन इन ए रेडियन इज स्लोप। द एंगल जो, अगर उसमें जो भी इलास्टिक कर्व हो रहा है, लोडिंग अगर स्टार्ट हुआ, लोडिंग उस पर दिए या फिर बिना लोडिंग का ही जो भी डिफ्लेक्टेड शेप होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलास्टिक कर्व। और उससे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो उसका एंगल बनेगा तो उसी को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो ओवर ए फिक्स सपोर्ट, स्लोप क्या होता है, फिक्स सपोर्ट पे जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे स्लोप जीरो लिख दिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम कोई भी सब्जेक्ट को डीप में नहीं बता रहे हैं, पूरा रिसर्च ओरिएंटेड नहीं बता रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम है। नवंबर में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट वीक में ही है एग्ज़ाम, और बहुत ही कम चांसेस है, लेस प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा। तो आप ये मान के चलिएगा कि एग्ज़ाम का डेट नहीं बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि अगर एग्ज़ाम का डेट बढ़ता भी हो तो आपको पता चलेगा 5 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले। अगर आपको 10 दिन पहले पता चलेगा और आप सोचेंगे एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा, हम उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, तो क्या फ़ायदा है फिर। अगर आप वही डेट मान के चलिए, अगर डेट बढ़ता है तो बहुत ही कम डेट बढ़ेगा, और वो समझिए कि आपके एक रिवीजन तौर पे वो समझिए कि आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि उसी डेट में एग्ज़ाम होगा, टाइम कम है, इसलिए आप ज़्यादातर वो सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप चीज़ें पढ़ते हैं उसको शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिखिए, चाहे वो कन्वेंशनल ही क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो तो तब भी उसका एक शॉर्ट नोट्स में आपका होना ही चाहिए। और अपने से जो शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है और किसी और से जब आप शॉर्ट नोट्स मांगते हैं या फिर बुक से शॉर्ट नोट्स लेते हैं, कोई हैंडबुक लेते हैं, तो वो सही नहीं रहता। जब तक आप अपने से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक सही नहीं रहता है।
एग्जाम में वही चीज़ें आपको आती है। तो ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व, डिफ्लेक्शन और स्लोप देख लिए हम लोग। अब आते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। तो इलर्स कर्व का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी को इलर कर्व बोलते हैं। 1/r इक्वल्स टू डबल डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब डिफ्लेक्शन d² y डिवाइडेड बाई dx² प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस dy/dx का पावर का होल स्क्वायर का पावर 3/2। इसमें हम ये वाला टर्म नेगलेक्ट कर देंगे, dy/dx, तो क्या आएगा 1/r d²y/dx का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेंडिंग इक्वेशन। अभी हम पढ़ाएंगे ये वाला चीज़, m/i इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू e/r होता है बेंडिंग इक्वेशन। तो यहाँ से 1/r अगर आप निकालिएगा तो m/ei आता है, ठीक है। और यहाँ से m अगर आप कैलकुलेट करिएगा m/ei, तो 1/r का वैल्यू यहाँ से क्या किए हम d²y/dx²। तो m का जो वैल्यू हो जाएगा m इक्वल्स टू मूवमेंट इक्वल्स टू ei इंटू d² y डिवाइडेड बाई dx²। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, डायरेक्टली पूछ देता है। ये सारा चीज़ हम बता दिए थे एसएफडी और बीएमडी में कि शियर फोर्स इक्वल्स टू dm/dx होता है, F इक्वल्स टू dm/dx होता है, लोड इंटेंसिटी W इक्वल्स टू dF/dx होता है। तो dm/dx शियर फोर्स होता है और m का वैल्यू ei d²y/dx² होगा। तो शियर फोर्स ei dqy/dx क्यों हो जाएगा, लोड इंटेंसिटी d⁴y dx⁴ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा। डिफ्लेक्शन y होता है, स्लोप dy/dx होता है और मूवमेंट ei d²y/dx² होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया कि स्लोप और डिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़े हैं कि कौन कौन सा मेथड होता है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप फाइंड करने का। डिफ्लेक्शन एंड स्लोप फाइंड करने का कौन कौन सा मेथड होता है। पहला हो गया डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। सेकेंड वन इज द मैक्यूलेज मेथड, ठीक है। थर्ड स्ट्रेन एनर्जी मेथड और फोर्थ सुपरपोजिशन मेथड। पांचवा जो हो गया वो कंजुगेट मेथड और छठवां जो हो गया मूवमेंट एरिया मेथड, ठीक है। कंजुगेट बीम मेथड जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, इससे से आप बराबर क्वेश्चन बनाइएगा। मूवमेंट एरिया मेथड और इसमें डबल इंटीग्रेशन और मैक्यूलेज मेथड ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारा मेथड के बारे में बताएंगे। स्ट्रेन एनर्जी मेथड ऑलरेडी हम बता दिए थे, कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम। तो वहाँ पे u इक्वल्स टू आपको पता है, मतलब डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू ΔU/ΔW, ये यहाँ पे बता दिए थे। स्ट्रक्चर एनालिसिस में स्ट्रेन एनर्जी मेथड ये हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग पहला देखेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि डबल इंटीग्रेशन मेथड में हमको इंटीग्रेशन करना है 2 बार, ठीक है। उससे पहले डबल इंटीग्रेशन मेथड से पहले कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन का, वो चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में या फिर आप कोई भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी कुछ पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज होती है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, पहला जो केस है सिंपली सपोर्टेड बीम होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम किसको बोलते हैं, एक तरफ हिंज सपोर्ट होता है और दूसरा तरफ रोलर सपोर्ट होगा, तो उसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे। अगर उस पर पॉइंट लोड लग रहा है तो यहाँ पे जो थीटा होगा, स्लोप होगा ए और बी पे क्या होगा, WL² डिवाइडेड बाई 16EI, PL² डिवाइडेड बाई 16EI। आपको सिर्फ याद रखना है अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि हमेशा याद होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे डिफ्लेक्शन का तो सी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे स्लोप होगा, यहाँ पे स्लोप होगा, यहाँ पे स्लोप 0 होगा और सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा वो PL³ डिवाइडेड बाई 48EI होता है डिफ्लेक्शन का वैल्यू, ठीक है। सेकेंड में अगर यूडियल लोड लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम पे, देन कितना होता है स्लोप का वैल्यू। तो स्लोप ए और बी पे कितना हो जाएगा, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो ए और बी पे जो स्लोप होगा वो WL³ डिवाइडेड बाई 24EI, WL³ डिवाइडेड बाई 24EI जो होगा स्लोप का वैल्यू होगा। डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना होगा 5/384 WL⁴ डिवाइडेड बाई EI, ये डिफ्लेक्शन का वैल्यू होगा। उसी तरह कैंटिलीवर बीम में WL²/2EI और जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा WL³/3EI। ये सब याद रखिएगा, ये सब याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका तुरंत से, या फिर PDF से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर कैंटिलीवर बीम है, अगर यूडियल सपोर्ट है, सॉरी यूडियल लोड है, कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो WL³/6EI होगा और जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा WL⁴/8EI होगा। ये सब स्टैंडर्ड केसेस है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब इस केस में देखते हैं, यहाँ पे अगर मूवमेंट लग रहा है कैंटिलीवर बीम में तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू ml/ei हो जाएगा
और डिफ्लेक्शन का वैल्यू ml²/2EI होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिक्स्ड बीम में। फिक्स्ड बीम में दोनों सपोर्ट पे जो सपोर्ट होगा वो फिक्स होगा। यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा, थीटा ए 0 होगा, थीटा बी भी 0 होगा और थीटा सी भी 0 होगा। स्लोप इन तीनों केसेस में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो 1/4 ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हम लोग निकाले थे डिफ्लेक्शन, देखिए यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन था उसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा इसमें। फिर उसी तरह यूडीएल में भी 1/5 टाइम्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। इस केसेस में यूडीएल के सपोर्ट में जब निकाले तो 1/5 हो जाएगा। थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी तीनों 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इस टाइप का यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड रहता है इस तरह से, तो इस तरह के लोडिंग में जो थीटा ए और थीटा बी स्लोप निकालिएगा तो 5/192 WL/EI होगा। ये सब स्टैंडर्ड केसेस है। ये सब क्वेश्चन अभी हम बताएंगे जब डबल इंटीग्रेशन से मेथड से बताएंगे, तो सब चीज़ हम बताएंगे ये वाला कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पे अगर आप डिफ्लेक्शन निकालते हैं तो WL⁴ डिवाइडेड बाई 120 EI होगा। ठीक है, इसमें भी इस बीम में स्लोप का वैल्यू क्या होगा, WL³ डिवाइडेड बाई 24 EI, और जो डिफ्लेक्शन होगा वो WL⁴/38 EI हो जाएगा। उसी तरह इस केस में थीटा का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू ml/2 EI होगा और आपका डिफ्लेक्शन का वैल्यू ml²/8 EI आएगा। तो ये स्टैंडर्ड केसेस है, 10 कम से कम 10 याद होना चाहिए आपको एकदम। अब आते हैं हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड में। डबल इंटीग्रेशन मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब बीम यूनिफॉर्म होता है, जब बेंडिंग मोमेंट यूनिफॉर्म होता है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट, जैसे कि जहाँ पे डायमेंशन चेंज नहीं होता है, देयर इज नो शार्प चेंजेस एप्लीकेबल फॉर द एंटायर बीम, तो उस केसेस में हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड करते हैं। ठीक है, तो इस केसेस में देखते हैं। इस केसेस में अगर हमको डबल इंटीग्रेशन मेथड से इसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ कैंटिलीवर बीम इज लोडेड एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट ए पॉइंट P बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक, अब इसमें डबल इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करते हैं हम। यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है, तो देखिए डबल इंटीग्रेशन मेथड में आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, EID² डिवाइडेड बाई dx² इक्वल्स टू मूवमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मूवमेंट निकालना पड़ेगा। तो x सेक्शन पे मूवमेंट निकालेंगे, मतलब इस फ्री इंड से x डिस्टेंस पे हम एज्यूम कर लिए कि x सेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे एज्यूम कर लिए तो ये हाइट हमको पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना होगा। तो वो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मान लीजिए थीटा ले लिए हम, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर W है डिवाइडेड बाई बेस L है। फिर इस ट्रिंगल का छोटा वाला ट्रिंगल में भी थीटा तो वही होगा, जो कॉर्नर पे थीटा होगा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन डिवाइडेड बाई x, तो ये डायमेंशन डिवाइडेड बाई x, तो ये डायमेंशन जो आ गया वो WX/L आ गया, मतलब ये वाला जो वैल्यू आ गया वो WX/L आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको x सेक्शन पे मूवमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, मूवमेंट निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हैं। तो फोर्स क्या होगा, -1/2, एक्चुअली ये नीचे में लग रहा है सारा फोर्सेस, तो इस तरह से मूवमेंट क्रिएट करेगा, मतलब हॉगिंग मूवमेंट हो जाएगा, तो ये निगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1/2 सबसे पहले है इस x सेक्शन पे निकाल रहे हैं, तो लोड जितना आ रहा है उस इतनी डिस्टेंस करेंगे, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, लोड इनटू डिस्टेंस। तो लोड निकालने के लिए ये पूरा ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो इस पूरा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 x बेस है और हाइट अभी आप निकाले WX/L, और ये जो इसका डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक h/3 होगा। h का वैल्यू x है तो x/3 लिख दिए, तो जो आपका mx का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, -WX³ डिवाइडेड बाई 6L mx आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या कर दिए, EID² डिवाइडेड बाई dx² इक्वल्स टू -1/6 WX³ लिख दिए। अब क्या किया, हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो EID² डिवाइडेड बाई dx² का इंटीग्रेशन क्या होगा, dy/dx होगा, तो dy/dx, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/6 तो बाहर ही रहेगा, WX⁴ 3 है तो x⁴ n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा,
और 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो इंटीग्रेशन होगा -wx⁴ डिवाइडेड बाई 24 इंटू एल हो जाएगा, प्लस C1 जो कांस्टेंट आता है C1 हो जाएगा। अब ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको फिर से आप इंटीग्रेट करिएगा तो dy/dx का इंटीग्रेशन y होता है, तो ei इंटू वाई हो जाएगा। x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵ डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 24 120 हो जाएगा। तो -wx⁵ डिवाइडेड बाई 120 l। C1 का इंटीग्रेशन C1x प्लस C2 कॉन्स्टेंट एक टर्म ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आप डबल इंटीग्रेशन से दोनों आप निकाल लीजिए, 2 बार इंटीग्रेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन आप लगाइएगा तो क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन x इक्वल्स टू एल, ये जो x है जो इधर से आ रहा है, अगर x इक्वल्स टू एल होता है तो थीटा का वैल्यू भी 0 होगा और स्लोप का थीटा तो 0 होगा ही होगा, y भी 0 होगा। ठीक है, x पॉइंट पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ से डिफ्लेक्शन तो ऐसे ही स्टार्ट होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, एट x इक्वल्स टू एल थीटा इक्वल्स टू 0, और थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, dy/dx बोलते हैं। तो यहाँ पे dy/dx बोलेंगे तो पहला इक्वेशन क्या है, dy/dx ई आई, ये पहला इक्वेशन dy/dx, यही वाला इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू एल और dy/dx 0 करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा मेरा -1/24 LWL⁴ प्लस C1 आएगा। तो C1 का वैल्यू WL³/24 आ गया। ठीक है, अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, एट x इक्वल्स टू एल y इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो अब ये दूसरा बार जो इंटीग्रेट किए थे इस इक्वेशन में हम y इक्वल्स टू 0 करेंगे और x इक्वल्स टू एल करेंगे। तो क्या आएगा, तो x इक्वल्स टू एल करेंगे और y इक्वल्स टू 0, तो 0 हो गया, माइनस x इक्वल्स टू एल किए प्लस C1 इंटू एल प्लस C2 किए, तो C2 का वैल्यू WL⁴ आ गया और -WL⁴। अब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, ई आई में C1 था तो C1 पुट कर दिए, ई आई इंटू वाई में C2 और C1 C2 दोनों था, तो यहाँ पे C1x प्लस C2 है, तो यहाँ पे C1 C2 पुट कर दिए, दोनों बन हो गया। अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम स्लोप निकालना है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। तो इस फिगर में मैक्सिमम जो स्लोप होगा ए है, ये बी है, यहाँ पे होगा बी पॉइंट पे होगा और डिफ्लेक्शन भी वही होगा मैक्सिमम। तो थीटा भी मैक्सिमम क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 पे होगा क्योंकि इंड पे हो रहा है और उधर से ही हम x माने हैं, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो थीटा b का जो वैल्यू आएगा वो थीटा मैक्स का वैल्यू होगा वो WL⁴/24 EI आ जाएगा और डिफ्लेक्शन भी x इक्वल्स टू 0 पे ही होगा, तो -WL⁴ डिवाइडेड बाई 30 EI आ जाएगा और ये माइनस आ रहा है इसलिए डिफ्लेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ये हम जो ये दोनों निकाले ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड केसेस में इसको याद कर चुके थे, तो यही चीज़ निकल गया डबल इंटीग्रेशन मेथड से। तो आई थिंक आपको यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन मेथड इजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जैसा कि पता है कि हम सबसे लास्ट में सबका क्वेश्चन कराएंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल बता दिए। अब आते हैं मैकुलेज मेथड में। मैकुलेज मेथड क्या होता है, तो ये मैकुलेज मेथड जो होता है वो डबल इंटीग्रेशन मेथड का ही इम्प्रूव्ड वर्सन है, मतलब उसको इम्प्रूव करके मैकुलेज मेथड में आ गया था, क्योंकि कुछ कंडीशन में डबल इंटीग्रेशन मेथड से कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एक लोडिंग दे है, मतलब एक ही टाइप का लोडिंग, यहाँ पे यहीं दो टाइप का दो कुछ इसमें यूडीएल भी हो और पॉइंट लोड दोनों टाइप का लोडिंग हो, तो इस केसेस में दिक्कत होता है थोड़ा सा। तो इसीलिए क्या होता है, मैकुलेज मेथड आया है। अब इस मेथड में देखिए, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट चेंजेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ ए स्पेन सच एज बीम कंटेन कंसनट्रेटेड लोड कंसनट्रेटेड मूवमेंट। तो मतलब दोनों टाइप का अगर इसमें लोडिंग या फिर मूवमेंट लगता है तो इस केसेस में हम मैकुलेज मेथड यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे दोनों पार्ट में जो बेंडिंग मोमेंट होगा चेंज करेगा। मैकुलेज मेथड इज एन इम्प्रूव्ड ओवर अ डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं ये दोनों मेथड। ठीक है, जैसा कि पता है क्वेश्चन हम अभी सब कराएंगे, सारा क्वेश्चन कराएंगे, सब पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सब करा ही रहे हैं, तो सब कुछ कराएंगे इसमें। देखिए, एक हम एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पे P लग रहा है, यहाँ पे भी P लग रहा है, ये L है, ये L है, ये L है, ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। ठीक है, अब इस केस में देखिएगा पहला चीज़ क्या अरेंज होता है कि अगर हमको mx निकालना है, तो mx निकालना है तो क्या करिएगा आप, x डिस्टेंस मानिएगा। आप क्या मानिएगा कि x जो है यहाँ x जो है वो यहीं पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे इसी फिगर में देखिए, ये भी P होगा और ये भी P होगा, दोनों P ही होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो P ही आएगा। यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन अब P आप हम यहाँ पे देखिए पहले P ही हो रहा है।
अब हम माने कि x यहाँ पे ही आ रहा है, तो mx निकालेगा तो क्या होगा, ये p इंटू एक्स हो जाएगा, तो mx इक्वल्स टू p इंटू एक्स होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, x जो है वो 0 से लेके l तक में ही होना चाहिए, मतलब यहीं तक होना चाहिए। इससे बाहर जाएगा मतलब ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, x इक्वल्स टू l है, मतलब x 0 से लेके l के बीच में लाई कर रहा है, l तक हो रहा है, l से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे mx इक्वल्स टू px होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर x का वैल्यू हम बढ़ा के यहाँ तक कर दिए, अब x का वैल्यू वहाँ तक करिएगा तो p तो एक आ ही रहा था, p इंटू एक्स, अब क्या होगा, ये भी p आ गया, और ये l डिस्टेंस तो पहले से था, और ये इधर हम x ले लिए इसको, तो माइनस पी इंटू एक्स माइनस एल करेंगे, तो माइनस पी इंटू एक्स माइनस एल, यहाँ पे आप निकाल रहे हैं, इस सेक्शन पे निकाल रहे हैं मूवमेंट। तो अब x का क्या कंडीशन हो गया, l से लेके 2l तक था, मतलब दो कंडीशन हो गया आपका इसमें, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गया, तो अभी इसीलिए मैकुलस मेथड आया, नहीं तो पहला कंडीशन ही मान के इतना इजी आ रहा है, एक ही टर्म आ रहा है वो कर देते, लेकिन अब ये दूसरा कंडीशन, दूसरा इफेक्ट भी तो छूट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे दोनों तीनों हर कंडीशन को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, बिकॉज मूवमेंट इक्वेशन कंटिन्यूसली चेंजिंग सो इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। इस केस में हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड हम लोग नहीं लेते हैं। एक्चुअली क्या है, इसमें भी हम लोग डबल इंटीग्रेशन करेंगे, दो बार इंटीग्रेशन करेंगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड ही करेंगे, सॉरी ये डबल लिख दीजिएगा यहाँ पे, डबल इंटीग्रेशन मेथड भी हम लोग इसमें भी करेंगे ही, लेकिन क्या होगा, कंडीशन अलग अलग होगा। एट दैट टाइम इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप टू, सो वी यूज मैकुलस मेथड, तो इसलिए हम लोग मैकुलस मेथड यूज करते हैं। तो स्टेप क्या है मैकुलस मेथड के लिए, इनिशियली कट अ सेक्शन आफ्टर द लास्ट क्रिटिकल पॉइंट एंड जनरेट द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। सबसे जो लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ तक हम एक्स एक्स सेक्शन को लेंगे और वहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला ही फिगर बना है, तो हम पूरा यहाँ तक लेंगे, ये ए मान लिए, ये भी ए मान लिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बी मान लिए, और ये पूरा एल है, सपोज हम कर लिए। ऊपर वाला केस में तो एल 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 दिया था, लेकिन अभी हम इस तरह से कंडीशन कर रहे हैं। तो पहला स्टेप में कि लास्ट क्रिटिकल पॉइंट तक, अभी हम इस लास्ट यही पॉइंट है, तो यहाँ तक हम एक्स एक्स सेक्शन बनेंगे। तो इस एक्स एक्स सेक्शन पे अगर आपको एम एक्स लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, भी ए, ये ए है ये बी है, तो भी ए ये लग रहा है, तो भी ए इंटू पूरा डिस्टेंस जहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन पे निकाल रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे है, तो भी ए इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। P1 है, P1 इंटू एक्स माइनस ए होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पे है और P1 यहाँ से लग रहा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, आप एक्स एक्स सेक्शन पे निकाल रहे हैं, मतलब इस सेक्शन पे आप निकाल रहे हैं और P1 के लिए निकाल रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये P है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x पूरा था यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये a है, तो x माइनस ए हो जाएगा ये डिस्टेंस, तो P1 इक्वल्स टू एक्स, मतलब यहाँ पे माइनस P1 x माइनस ए कर दिए। अब P2 के लिए क्या करेंगे, P2 इंटू एक्स माइनस बी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक b है, और एम एक्स माइनस एम एक्स कर लिए, क्योंकि एम एक्स तो वहीं पे लग रहा है, ये इसी पॉइंट पे लग रहा है एम एक्स, तो माइनस एम एक्स कर लिए, तो एम एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इस केसेस में एम एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, भी ए इंटू एक्स माइनस P1 इंटू एक्स माइनस ए माइनस P2 इंटू एक्स माइनस बी। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, यूज ऑब्लिक साइन दैट द नेक्स्ट टर्म मे बी वैलिड और नॉट। ऑब्लिक साइन यूज करना है, यहाँ पे ऑब्लिक साइन, यहाँ पे ऑब्लिक साइन, दोनों तरफ यूज करना है कि सपोज दैट जो x का वैल्यू था वो मान लीजिए यहीं तक हो, x इक्वल्स टू कम ही हो, उस a से कम हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो अगला टर्म वैलिड होगा ही नहीं होगा, तो इसलिए हम ये क्या बोल रहा है कि ऑब्लिक साइन यूज करना है। एट पॉइंट P व्हेन कैलकुलेटिंग डेल्टा, अगर P पॉइंट पे डेल्टा कैलकुलेट करना है, सिर्फ P पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे करना है, तो ये दोनों और दूसरा और तीसरा दोनों टर्म नेगलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड टर्म नेगलेक्टेड बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। सिमिलरली एट ए पॉइंट अ थर्ड टर्म इज नेगलेक्टेड एट ए पॉइंट, मतलब अगर ए पॉइंट पे करना होगा आपको, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना होगा, तो इसका कोई भी जरूरत नहीं है, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं, एक्स एक्स यहीं तक मान लेंगे, तो एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि इधर तक ही होगा, पीछे तक ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड टर्म नेगलेक्ट हो गया। सिमिलरली एट पॉइंट आर नो टर्म इज नेगलेक्टेड, एट पॉइंट आर मतलब रिएक्शन पे कोई भी टर्म नेगलेक्ट नहीं होगा। देखिए ये एम एक्स में ये पहला टर्म हो गया, इस तरह से हम लोग ऑब्लिक साइन देंगे, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। इंटीग्रेट द इक्वेशन एंड कांस्टेंट टर्म इज एडेड विथ फर्स्ट टर्म ओनली। इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है एंड कांस्टेंट टर्म ऐड करना है सिर्फ पहला टर्म से, इस टर्म में ही सिर्फ ऐड करना है, इसमें टर्म में ऐड नहीं करना है, ये सारा स्टेप है, आपको याद रखना है,
ठीक है, मैकुलस मेथड का। देखिए यहाँ पे क्या किया है, जैसे ही मान लीजिए अगर हम x माइनस ए डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स होगा। लेकिन ये चीज़ हम नहीं करेंगे, हमको क्या करना है, ये मैकुलस मेथड ही बोलता है x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू करना है, इस तरह से इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेटेड मूवमेंट, अगर मान लीजिए कहीं पे कंसनट्रेटेड मूवमेंट आ गया तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे भी ए इंटू एक्स तो करेंगे ही करेंगे, माइनस पी इंटू एक्स माइनस ए करेंगे, प्लस एम इंटू एक्स माइनस बी करेंगे। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एक्स माइनस बी के ऊपर क्या होगा, जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एम आ जाएगा, क्योंकि मूवमेंट में डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं हम, मूवमेंट में हम डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे जीरो लिखे हुए हैं। आपको बस इस तरह से लिखना है, आप क्वेश्चन करिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखें, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रोसीड करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लीजिए, अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ लोडिंग एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट द थीटा ए एंड थीटा बी एंड डेल्टा एट पॉइंट सी बाय यूजिंग मैकुलस मेथड। एट सी, पॉइंट सी पे आपको निकालना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहला चीज़ आपको लास्ट क्रिटिकल पॉइंट तक एक्स एम एक्स का वैल्यू निकलना है। मान लीजिए आप यहाँ पे मान लीजिए एक्स का, तो अब सब टर्म इंक्लूड होगा। अब ये ए है, ये बी है, यहाँ पे जो रिएक्शन लगेगा, ये डब्लू डब्लू लग रहा है, तो यहाँ पे भी डब्लू होगा, यहाँ पे भी डब्लू होगा। ये सिमेट्रिकल सेक्शन से आप रिएक्शन ये मान लीजिए कि डब्लू डब्लू होगा। अब निकाल भी सकते हैं कि समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी इक्वल्स टू जीरो करिएगा, फिर समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग वाई डायरेक्शन जीरो करिएगा, उससे भी आ रहे, उस तरह से भी आप आ रहे और भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिए, तो क्या होगा, अब डब्लू इंटू एक्स होगा, एक्स डिस्टेंस पे, एम एक्स जो है ये डब्लू इंटू एक्स डिस्टेंस पे डब्लू इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से लग रहा है तो इसको हम पॉजिटिव माने हैं, इधर से लगेगा तो ये नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो डब्लू इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एल बाई थ्री है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक एक्स है, और ये कितना होगा, एक्स माइनस एल बाई थ्री, तो माइनस डब्लू इंटू एक्स माइनस एल बाई थ्री हो जाएगा। फिर ई पॉइंट का जो डब्लू है उसका क्या होगा, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस टू एल बाई थ्री होगा। इतना था, हम एम एक्स लिख दिए इतना। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ई आई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, ई आई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम एक्स करेंगे, तो एम एक्स वही चीज़ लिख दिए यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। डब्ल्यू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, प्लस सी वन। अब इसी टर्म में आपको सिर्फ कॉन्स्टेंट ऐड करना है, लास्ट में नहीं ऐड करना है ना इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो प्लस सी वन हो गया, माइनस डब्ल्यू बाई टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, डब्ल्यू एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन इसी तरह से करना है, एक्स तोड़ के नहीं करना है, एक्स माइनस एल बाई थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू कर देंगे। फिर उसी तरह इसका भी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेट करेंगे। अगेन इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू, इसी में हम लोग ऐड करेंगे, इधर नहीं करेंगे। फिर ये स्क्वायर है तो क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगा, तो थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा। फिर उसी तरह इसका भी इंटीग्रेशन क्यूब हो जाएगा। इक्वेशन लिख दिए। अब हमको बाउंड्री कंडीशन लगाना है, तो बाउंड्री कंडीशन में एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स अगर जीरो होगा तो एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो कहाँ पे होगा, एक्स तो हम इधर से मान रहे थे, एक्स जीरो होगा तो इस पॉइंट क्या होगा, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। स्लोप जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ से डिफ्लेक्शन होगा, मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। जैसे ही आप डिफ्लेक्शन जीरो करिएगा, मतलब यहाँ पे जीरो करिएगा इस इक्वेशन में, एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये टर्म हट जाएगा, ये भी टर्म हट जाएगा, ये भी टर्म खत्म हो जाएगा, इसलिए क्योंकि एक्स इक्वल्स टू जीरो अब एल बाई थ्री से आगे जा ही नहीं रहा, तो ये टर्म लेने का कोई जरूरत नहीं रहा है, ये भी टर्म लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। अब क्या बच जाएगा, सी टू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो ये पहला कंडीशन से निकल गया। दूसरा कंडीशन से एट एक्स इक्वल्स टू एल, एक्स इक्वल्स टू एल पुट करेंगे तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन जीरो होगा, क्योंकि आप अगर इस फिगर में आप देखिएगा तो एक्स इक्वल्स टू एल पे यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखा दिए, एट एक्स इक्वल्स टू एल डिफ्लेक्शन जीरो और वाई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई जीरो करेंगे, एक्स इक्वल्स टू एल मतलब डब्ल्यू एल क्यू बाई सिक्स हो जाएगा, ये डब्ल्यू एल क्यू बाई सिक्स हो जाएगा, प्लस सी वन इंटू एल हो जाएगा, सी टू तो जीरो हो गया था तो जीरो हो गया, एक्स इक्वल्स टू एल पे ये सब टर्म कैलकुलेट होगा क्योंकि एक्स इक्वल्स टू एल पे जा रहा है, तो माइनस डब्ल्यू बाई एक्स, एल माइनस एल बाई थ्री, टू एल बाई थ्री, टू एल बाई थ्री का
होल क्यूब करेंगे तो 8l³ डिवाइडेड बाई 27 आ गया। फिर उसी तरह तीसरा टर्म में भी हम l-2l/3 करेंगे, होल क्यूब करेंगे तो l³/27 आ गया। तो यहाँ से अगर आप C1 का वैल्यू निकालिएगा इस इक्वेशन से तो -WL² डिवाइडेड बाई 9 आ गया। ठीक है, अब C1 का वैल्यू भी निकल गया और C2 का वैल्यू भी निकल गया। अब आपको निकालना है स्लोप और आपको निकालना है डिफ्लेक्शन। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? अगर ए पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है इस फिगर में आपको अगर ए पॉइंट पे स्लोप निकालना है, ये ए है, ठीक है, यहाँ पे W लग रहा था, यहाँ पे W लग रहा था, इस ए पॉइंट पे तो x = 0 पुट करेंगे तो x = 0 पुट करेंगे तो थीटा ए निकलेगा, x = l पुट करेंगे तो थीटा बी निकलेगा, और x = l/3 पुट करेंगे c डिस्टेंस पे, c पे, तो c से यहाँ से लेके l/3 है तो वहाँ पे yc निकलेगा। तो ये तीनों इक्वेशन, अब अगर आपको dy/dx थीटा निकालना है तो इसमें x = पुट करिए, अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो x में आप x = l/3 पुट करिए। तो यहाँ से अगर आप पुट करिएगा तो थीटा ए = -WL²/9 ही आ जाएगा और थीटा बी = WL²/9 ही आ गया, और जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो -23 WL³/6648/EI आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये ठीक हो, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपका पूरा अच्छे तरीक़े से क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ प्रोप्ड कैंटिलीवर एज शोन इन फिगर इज प्रोप्ड एट द फ्री एंड पे प्रोप्ड है। प्रोप मतलब एक तरह से आप सपोर्ट रिएक्शन मान के चलिए कि एक सपोर्ट दे दिया गया, एंड स्लोप एट दैट पॉइंट यूजिंग मैकुलेज मेथड। अब मैकुलेज मेथड से आपको प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम में रिएक्शन निकालना है और स्लोप निकालना है। सबसे चीज़ क्या करेंगे हम कि लास्ट जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, अब इसमें देखिए अब x हम इधर से मान के चलेंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे कीजिएगा कि इसमें हम किस तरह से कर रहे हैं। तो x इधर से मान रहे हैं तो mx = क्या आएगा, ये vb यहाँ पे लगेगा तो vb × x होगा, माइनस ये लग रहा है w, तो w इंटू कितना डिस्टेंस पे है, ये l/3 है तो -w × x - l/3 होगा। अब आपको क्या करना है, ऑब्लिक साइन लगा देना है दोनों टर्म के बीच में। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से क्या करेंगे, vb × x²/2 + c1 करेंगे, सिर्फ इसी में करना है। और इसका x - l² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो यहाँ पे w/2 हो जाएगा। ये हो गया पहला इक्वेशन। फिर इसी को फिर से इंटीग्रेट कर देना है तो क्या होगा, ei × y x³/6 + c1x + c2, और ये क्यूब डिवाइडेड बाई 3 3 × 2 6 हो जाएगा। इक्वेशन 2 मान ली, ठीक है, दोनों निकल गया। अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो x = l पे थीटा का भी वैल्यू 0 होगा, x = l पे थीटा का वैल्यू 0 होगा। मान लीजिए आप x कहाँ से एज्यूम कर रहे थे, इस तरफ से एज्यूम कर रहे थे, तो x का वैल्यू अगर l तक जाएगा तो यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट पे क्या होता है, स्लोप 0 होता है, तो स्लोप 0 हो जाएगा और डिफ्लेक्शन भी वहाँ पे 0 होगा, क्योंकि जैसे ही डिफ्लेक्शन फिक्स सपोर्ट से थोड़ा सा हट के स्टार्ट होता है डिफ्लेक्शन, तो वहाँ पे मतलब 0 होता है। तो अब इक्वेशन 1 में आप x = l पुट करिएगा तो क्या निकलेगा आपका, dy/dx 0, तो ei × dy/dx 0 कर दिए, स्लोप 0 कर दिए, और x के जगह पे l पुट किए तो यहाँ से vb × l² डिवाइडेड बाई 2 + c1 - w/2 4l²/9, तो यहाँ से आपको c1 का वैल्यू ये आ गया vb के टर्म में, c1 का वैल्यू vb के टर्म में आ गया। हम इसको इक्वेशन 3 मान लिए, ठीक है। अब एट x = l पे डिफ्लेक्शन 0 है, हाँ 0 है, तो यहाँ पे x = इस इक्वेशन में l पुट करेंगे और डिफ्लेक्शन 0 करेंगे तो क्या होगा, आपको ये आपका एक इक्वेशन मिलेगा, इसको एक इक्वेशन 4 मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एट b पॉइंट पे x = 0 है, b पॉइंट पे x = 0 है और वहाँ पे प्रोप्ड रिएक्शन है। जैसे ही प्रोप्ड रिएक्शन होगा स्लोप वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप बोल रहे हैं, वहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रोप्ड रिएक्शन पे प्रोप है, मान लीजिए ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे प्रोप्ड रिएक्शन है, प्रोप है मतलब सपोर्ट दिया, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे x = 0 पे भी डेल्टा भी 0 हो जाएगा, तो 0 पुट करिएगा तो यहाँ से c2 का वैल्यू 0 होगा। और दूसरा इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x = 0 पे y = 0 है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो c2 = क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। c2 का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पे c2 = 0 हो गया। अब 3 और 4 ये दोनों को हम क्या करेंगे, 3 और 4 से, इसमें देखिए 3 में क्या अननोन है, c1 और vb, 4 में भी क्या है, c2 तो 0 होगा ही, हो गया है यहाँ से c2 0,
तो एक C1 और VB इसमें भी है, मतलब दो इक्वेशन दो अननोन। तो यहाँ से आप C1 और VB का वैल्यू निकाल दें, तो C1 का वैल्यू 5W²/9 आ गया और VB का वैल्यू 14W/27। आप अपने से कैलकुलेट जरूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, थीटा B का वैल्यू निकालना था कि B पे कितना आ रहा है। तो x=0 पे यहाँ पे स्लोप का वैल्यू कितना होगा, तो स्लोप का वैल्यू आप इसमें x=0 पुट करिएगा और यहाँ से आप स्लोप का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो dy/dx यहाँ से निकल जाएगा, तो थीटा B -6W²/162 आएगा, मतलब आपका रिएक्शन भी निकल गया और स्लोप भी निकल गया। तो इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। इस इक्वेशन ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको मैकुलस मेथड से बनाना होगा, अब ये नहीं कि डबल इंटीग्रेशन मेथड से मत बनाने लगेगा, क्योंकि ये जो इस टाइप का अगर डिफरेंट लोडिंग दिया है और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट चेंज करेगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैकुलस मेथड ही लगाएंगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको mx लिखना है तो कैसे करना होगा, mx लिखना होगा तो देखिए, अब इस इक्वेशन को mx कैसे लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा, va इंटू एक्स हो जाएगा, ये va इंटू एक्स माइनस p इंटू एक्स माइनस l/3 करेंगे, p इंटू एक्स माइनस l/3 माइनस w इंटू एक्स माइनस l/3 इंटू एक्स माइनस l/3/2 हो जाएगा। और फिर ये इतना पोर्शन के लिए निकालिएगा, तो x माइनस 2l/3 x माइनस 2l/3 कर दें, डिवाइड बाई 2 करें, लिख लीजिएगा ना इसको इक्वेशन। x डिस्टेंस पे, अब x कहाँ तक मानिएगा, x हम लास्ट क्रिटिकल पॉइंट तक मानेंगे, x लास्ट क्रिटिकल पॉइंट तक मानेंगे। तो va इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ से va इंटू एक्स माइनस p इंटू एक्स माइनस l/3। अब फिर इस ये पूरा पोर्शन हम ले लिए थे और एक नीचे में पोर्शन लिए हैं, दोनों पोर्शन लिए हम, एक ये पूरा लिए हैं, एक नीचे में लिए हैं। तो माइनस w इंटू एक्स माइनस l/3 इंटू एक्स माइनस l/3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और फिर अब नीचे वाला पोर्शन का x माइनस 2l/3 इंटू एक्स माइनस 2l/3 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन से आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए नीचे वाला को हम हमेशा निगेटिव, ये निगेटिवली है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे लग रहा है। तो इस तरह से आपको करना होगा। तो ये आपके मैकुलस मेथड खत्म हो गया और आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड खत्म हो गया। अब आते हैं एरिया मूवमेंट मेथड, और इसी को बोलते हैं मोहर्स मूवमेंट एरिया थ्योरम, इसी को मोहर्स मेथड भी बोलते हैं, ये मेथड है। तो अब इस मेथड से हम लोग करेंगे। इस मेथड में इट इज़ सुटेबल व्हेन इट इज़ इजी टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड सेंट्रॉयड ऑफ दैट एरिया। मतलब ये मेथड हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब आप किसी भी बीम का इजी तरीका से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं और सेंट्रॉयड निकाल सकते हैं उसका, इसी में हम अप्लीकेबल कराएंगे इस मेथड। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर दोज बीम इन विच इंटरनल हिंजेज आर प्रेजेंट। अगर किसी भी बीम में इंटरनल हिंज प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम लोग एरिया मूवमेंट मेथड नहीं यूज करेंगे। मेथड इज नॉट सुटेबल वेयर स्लोप चेंजेस सडनली, जहाँ पे स्लोप सडनली चेंज करेंगे वहाँ पर यूज नहीं करेंगे। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन, नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन में भी यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं हम एरिया मूवमेंट मेथड। तो सबसे पहले थ्योरम 1, पहला थ्योरम देखते हैं। इसमें दो थ्योरम है, एक स्लोप के लिए है और एक डिफ्लेक्शन के लिए है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे, दो पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के और फिर उसको EI से डिवाइड करेंगे, मतलब M/EI डायग्राम का अगर एरिया निकाल दीजिएगा तो वो दोनों पॉइंट का स्लोप निकल जाएगा। तो थ्योरम 1 क्या बोलता है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू इलास्टिक कर्व एट एनी 2 पॉइंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन द सेम 2 पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान लीजिए कोई भी लोडिंग आ रहा है तो इलास्टिक कर्व ड्रॉ किए। अब इसका टेंजेंट से जो भी स्लोप फॉर्म हो रहा है, ये दोनों पॉइंट का जो स्लोप है वो क्या होगा, इस बीम का जो M/EI डायग्राम होगा उसका एरिया होगा। ये थ्योरम 1 बोलता है। ठीक है, थ्योरम 2 क्या बोल रहा है, रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन है ये। इसमें क्या बोल रहा है थ्योरम 2, द वर्टिकल ऑर्डिनेट टेकन फ्रॉम पॉइंट ऑन इलास्टिक कर्व to the tangent drawn from the other point on the elastic curve is equal to the moment of area of M/EI diagram between the 2 point about which the vertical ordinate is taken। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप ये और ये दोनों पॉइंटेड के लिए इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे अगर आपको YAB निकालना है तो इस पोर्शन का आप एरिया निकालिएगा इंटू XB निकालिएगा।
मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंट्रोइड निकालिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। ये दूसरा थ्योरम बोल रहा है। ठीक है, अगर वाई बी ए निकालना है तो यहाँ पे अगर वाई ए बी निकालना है तो इधर से लेंगे, जिधर निकालना है आपको उधर से लेना है। आपको एक्स बार जो है जिधर से निकालना है उधर से ही लेना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपके एग्जाम्पल लेके हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे डब्लू लग रहा है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे स्लोप की WL² ही है, लेकिन आपको मोमेंट एरिया मेथड से निकालना है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम यहाँ पे M/EI डायग्राम बना लेंगे। M/EI डायग्राम, तो सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे इसका। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़िएगा तो W इंटू ये डिस्टेंस होगा, मतलब कुछ यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालेगा तो W इंटू L होगा, क्योंकि ये L डिस्टेंस है तो W इंटू L हो जाएगा। तो ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका क्या होगा, लीनियर ही होगा, क्योंकि लोड लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे W लग रहा है तो स्ट्रेट लाइन का लोडिंग, अगर पॉइंट लोड होगा तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, लीनियर होता है। अब हम ऑलरेडी टेबल आप देखिएगा तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो M/EI डायग्राम, M क्या था, WL था, इसके बाद EI से डिवाइड करेंगे तो M/EI डायग्राम बनेगा, और इसका एरिया निकाल देंगे तो वो स्लोप हो जाएगा। मान लीजिए आपको थीटा AB निकालना है, तो थीटा AB इक्वल्स टू एरिया इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, तो 1/2, ये क्या है, ट्रिंगल है, तो हाफ इंटू बेस कितना है, L है, और हाइट कितना है, WL/EI है, तो WL²/2EI हो जाएगा एरिया। और थीटा AB इक्वल्स टू थीटा B माइनस थीटा है, और थीटा A क्या है, स्लोप यहाँ पे फिक्स सपोर्ट पे 0 होगा, तो यहाँ पे थीटा क्या निकल गया, WL²/2EI निकल गया। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड केसेस में हम इतना ही बताए थे, WL²/2EI। तो ये मूवमेंट एरिया मेथड से हो गया। अब दूसरा, अगर हमको डिफ्लेक्शन निकालना है इसी मेथड में, तो YBA निकालना है, तो क्या करेंगे, एरिया इंटू इधर से ही लेना है एक्स बार, जिधर निकालना है उधर से ही, तो 1/2 इंटू WL/EI इंटू L, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये 2H/3 होगा, तो यहाँ पे 2L/3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन निकलेगा वो कितना होगा, WL3/3EI हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, WL3/3EI हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिगर है जिसका कि आपको एरिया पता होना चाहिए। अगर इस तरह का पैराबोलिक शेप दिया होगा तो इसका जो एरिया होता है, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू H इंटू 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई B² होता है। अगर इसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो एरिया इक्वल्स टू 2/3 ये B इंटू हाइट, 2/3 B इंटू हाइट होगा। x बार निकालना होगा, x बार, ये x बार होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब सेंट्रोइड एक्सिस के अलोंग, तो 3/8H होगा। और अगर अब y बार निकालना है इस एक्सिस के अलोंग तो 2/5, अब इस एक्सिस के अलोंग निकालना है तो 2/5 इंटू H करेंगे। ठीक है, और x बार निकालना है तो यहाँ पे B, सॉरी यहाँ पे B कर लीजिएगा, 3/8 B हो जाएगा, यहाँ B कर लीजिएगा। अगर nth डिग्री होगा, मान लीजिए 2 डिग्री पैराबोला है, तब मान लीजिए आप अगर इसी तरह अगर आपको ये 3 डिग्री पैराबोला दे देगा तो आपको क्या निकालना है, nth डिग्री सेगमेंट के लिए निकालना है, तो ये वाला आप निकालिएगा, A इक्वल्स टू n/n+1 B इंटू H। x बार के लिए n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n+2 इंटू H, y बार के लिए n/2n+1 इंटू H। तो यहाँ से आप x बार y बार इस तरह से निकालेंगे। ये मोमेंट एरिया मेथड में ज़रूरत पड़ेगा आपको इस फिगर का एरिया निकालने के लिए, तो आप वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करिएगा। फिर इस तरह का, अगर इस तरह का फिगर है तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, BH/3 हो जाएगा, x बार क्या होगा, 3B/H होगा, y बार क्या होगा, 3H/10 होगा। और nth डिग्री होगा, मतलब 3 डिग्री बोल दिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, BH डिवाइडेड बाई n+1, x बार n+1 डिवाइडेड बाई n+2 इंटू H करेंगे, y बार क्या करेंगे, n डिवाइडेड n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n+1 इंटू H करेंगे। अगर nth डिग्री दे दिया, 3 डिग्री दे दिया आपको पैराबोला, तो इस केस में हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग इस फिगर में, कितना क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन है और। ठीक है, यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B। ये A पॉइंट है या ये B पॉइंट है। ठीक है, तो इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइएगा तो अगर ये सिंपली सिर्फ EI रहता तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनता, और अगर इस शेप में दिया हुआ है तो इसका बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है वो ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर सिर्फ I और I दिया रहता तो ऐसे बनता,
अगर यहाँ पे आई दिया हुआ है तो m बाई आई से डिवाइड करिएगा, यहाँ पे 2i दिया हुआ है तो m बाई 2ei से डिवाइड करना पड़ेगा। तो m बाई आई से डिवाइड करिएगा तो ये ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा, तो ये वाला ज़्यादा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा हम दिखाए हुए हैं। ये वाला m बाई 2i कम होगा तो इसलिए कम दे, कोई को क्या होगा ये फिगर बना देगा, मतलब जैसे आपका बीम दिया हुआ है वो वैसे ही बना देगा, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि m बाई आई ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो m बाई ई आई डायग्राम इस तरह से बनेगा इसका। अगर इसका आपको स्लोप निकालना है तो थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल्स टू इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे m बाई 2ei इंटू ये l बाई 2 है, ये तो रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल में एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू विड्थ हो जाएगा। तो m बाई ई आई इंटू l बाई 2 हो जाएगा, ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस में डायग्राम बना हुआ है। इसके बाद माइनस m बाई ई आई भी l बाई 2 होगा, तो इसका जो थीटा b आ जाएगा वो -3ml बाई 4ei हो जाएगा। उसी तरह y बी ए निकालना है तो a इंटू एक्स बार करेंगे, मतलब a1x1 प्लस a2x2, तो a1x1 करेंगे तो क्या आएगा a1 का वैल्यू -m बाई 2ei है, -m बाई 2ei है इंटू 1/2 मतलब l बाई 2, ये हो गया एरिया। अगर आपको क्या निकालना है एम बी ए निकालना है, मतलब यहाँ पे आप अगर डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा क्योंकि डिफ्लेक्शन कभी फिक्स सपोर्ट से डायरेक्ट फिक्स सपोर्ट से नहीं होता है, उसके आगे से स्टार्ट होता है यहाँ से। तो आपको जहाँ पे भी डिफ्लेक्शन निकालना हो वहीं से हम लोग एक्स बार लेते हैं। तो इस फिगर में इस पहला वाला फिगर का a1x1 इस फिगर का एक्स बार क्या लेंगे यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक l बाई 2 है और इसका हाफ कितना हो जाएगा l बाई 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3l बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3l बाई 4 लिखा हुआ है। उसी तरह आप इसका निकालिएगा तो m बाई आई इंटू एल बाई 2 इंटू इसका तो डायरेक्टली l बाई 2 का हाफ l बाई 4 हो जाएगा क्योंकि यहीं से ले रहे हैं, तो l बाई 4 हो जाएगा। तो इसका वाई भी क्या आ जाएगा 5ml² डिवाइडेड बाई 16ei आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है प्रोब्ड रिएक्शन निकालना है और स्लोप निकालना है, ये ऑलरेडी हम पहले बता दिए थे डबल इंटीग्रेशन मेथड में। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें निकाल के देखेंगे। तो इसमें निकाल के देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ देखिए दो टाइप का है इसमें। एक तो आप यूडीएल का, इस यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइएगा तो क्या होगा, इस यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट ये पाराबोला होगा, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पाराबोला होता है। और ये इसका जो मूवमेंट होगा क्या होगा, इस पॉइंट पे मूवमेंट क्या होगा, ये W लग रहा है तो W इंटू एल बाई 2 होगा, तो WL² बाई 2 होगा और EI से डिवाइड करेंगे तो M बाई EI डायग्राम निकल गया। अब सिर्फ इसका निकालेंगे M बाई EI डायग्राम, सिर्फ इसका, ये लोडिंग के चलते। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है तो यहाँ पे मूवमेंट कितना होगा, ये इंटू ये डिस्टेंस तो RB है, RB इंटू एल हो जाएगा। EI से डिवाइड करेंगे तो M बाई EI डायग्राम सिर्फ RB के लिए इतना हो जाएगा और इसके लिए इतना हो जाएगा। तो फिगर 1 में अगर YBA निकालते हैं फिगर 1 में, तो अब हम इसका एरिया आपको बता दिए थे। Y के लिए क्या होता है एरिया इंटू एक्स बार होता है, तो इसका एरिया कितना होगा 1/3 B इंटू H होता है। तो 1/3 निगेटिव है एक्चुअली क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव ही होगा, नीचे वाला है तो नीचे में हॉगिंग मूवमेंट होता है, ये ऊपर जा रहा है RB तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव दिखा है। तो यहाँ पे -1/3 WL² बाई 2 ही आ रहा है, हाइट इंटू बेस L है। और एक्स बार कितना होगा आप देख लीजिए, यहाँ पे जाके हम बताए हुए एक्स बार कितना होगा, इधर से लेना है हमको तो 3B/H होगा, 3B/4 होता है तो 3L/4 हो जाएगा। तो यहाँ से WL⁴/8EI निकल गया। ठीक है, उसी तरह फिगर 2 में निकाल लेंगे तो A इंटू एक्स बार करेंगे तो अब उसका वो तो ट्रिंगल है डायरेक्टली, ये ट्रिंगल था, ये क्या है ट्रिंगल RB इंटू एल डिवाइडेड बाई EI है तो 1/2 हाफ बेस L हो जाएगा, हाइट इंटू 2L/3 यहाँ से लेके यहाँ तक 2H/3 हो जाएगा। तो यहाँ से RB इंटू L³/3I हो जाएगा। अब ये दोनों डिफ्लेक्शन बराबर होगा क्योंकि मान लीजिए ये यूडीएल सपोर्ट है और ये है प्रोब्ड, तो ये जितना लगा रहा है नीचे की तरफ ये भी उतना लगाएगा तभी बैलेंस हो पाएगा। तो दोनों बैलेंस जब हम करेंगे तो RB = 3WL/8 कर लिए। उसी तरह थीटा B माइनस थीटा A निकालेंगे तो सिर्फ एरिया ले लेंगे, तो सिर्फ एरिया लेंगे तो थीटा A तो 0 हो जाएगा, तो थीटा B क्या आ जाएगा -WL³/6EI आएगा। और इसी तरह फिगर 2 में भी 3WL²/16 आएगा, तो यहाँ पे दोनों जोड़ लेंगे तो WL³/48E आ गया आपका आंसर। तो
तो आपका तीनों मेथड में जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स आए, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकुलेज मेथड, मोमेंट एरिया मेथड और स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ऑलरेडी हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कंजुगेट बीम मेथड। ठीक है, और आपका जो कंजुगेट बीम मेथड है वो इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल कराएंगे इस पर, जो भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, तो जितना भी चीज़ें होता है आप जाके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। टाइम बहुत ही कम है आपके लोगों के पास, तो हम मतलब एक एक मिनट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए।